अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन हमारी पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य कॉमरेड अरविंद सिन्हा, हमारी पार्टी भाकपा वाले के प्रांतीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड अखिलेश्वर प्रसाद, कॉमरेड सुनील कुमार, हमारे निमंत्रण पर इस सभागार में मौजूद वामपंथी दलों के प्रतिनिधिगण, नेतागण, पटना से आए जनमुक्ति संघर्ष पार्टी के नेता साथी कृष्ण मुरारी और मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न इलाकों से आए हुए मजदूर किसान साथियों, बहनों एवं भाइयों, दोस्तों, करीब 2.5 घंटे से हमारे कन्वेंशन की कार्रवाई चल रही है। आज की तारीख में एक बहुत ही मौजूद विषय पर हमने कन्वेंशन का आयोजन किया है। लोकसभा चुनाव 2024 और प्रगतिशील क्रांतिकारी शक्तियों का दायित्व आप देख रहे हैं कि पूरा देश लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों से सराबोर है। बिहार में 7 चरण में मतदान होना है। 2 चरण का मतदान हो चुका है और मुजफ्फरपुर में 20 मई को मतदान होना है और पटना और इर्द गिर्द के लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में 1 जून को जो मतदान होगा, उसके बाद मतदान की जो प्रक्रिया है या जो मतदान का जो दौर है यह खत्म हो जाएगा और 4 जून को जो जनता का जनादेश है, भारत की मेहनतकश जनता का, भारत की महान जनता का, वो हमें सुनाया जाएगा। साथियों ने अलग अलग पहलुओं से काफी विस्तार से आप लोगों के समक्ष अपनी बातें रखी हैं। शुरुआत में हमारी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी कि बिहार प्रांतीय कमेटी की ओर से जो एक पर्चा पूरे बिहार में हम लोग बांट रहे हैं, उस पर्चे को आपके समक्ष साथी अखिलेश्वर प्रसाद ने रखा था। चुनाव के बारे में हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो समझ है, तात्कालिक जो हम दायित्व समझते हैं, कार्यभार समझते हैं और दूरगामी जो कार्यभार समझते हैं, उसको भी उस पर्चे में लिखा गया है, कहा गया है, विस्तार से समझाया गया है। दोस्तों, पर्चे की शुरुआत में ही 3 जो सेंट्रल जो कॉल है, 3 जो मुख्य जो नारे हैं, जो आह्वान है देश की जनता को, वह है कि फासिस्ट एवं सांप्रदायिक भाजपा और उसके सहयोगियों को
लोकसभा चुनाव में पराजित करने के लिए मतदान करें। दूसरा जो हम लोग का आह्वान है कि शासक वर्गों की जन विरोधी साम्राज्यवाद परस्त नीतियों का पर्दाफाश करें, उसको अस्वीकार कर दें, नकार दें। और तीसरा बहुत ही बहुमूल्य नारा है कि आम जनता की समस्याओं के अस्थायी समाधान के लिए नौजनवाद और समाजवाद के लिए जनसंघर्षों को तेज करें। बैठिए, बीच सभा में इस ढंग से जाने से कन्वेंशन की गंभीरता कम हो जाती है और भी थोक भाव से 7 लोग एक साथ निकल रहे हैं। यह कम्युनिस्ट पार्टी का आचरण नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी में इसकी इजाजत नहीं होती है। तो दोस्तों, जिस वक्त यह चुनाव हो रहा है और पिछले 10 वर्षों से हमारे देश में जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है और पिछले 10 वर्षों से आम जनता के अधिकारों को, मजदूरों के, किसानों के, दबे कुचले समुदाय के लोगों के, महिलाओं के, दलितों, आदिवासियों के, सबके अधिकारों को एकत्र करके जो कुचला जा रहा है, उसका नजारा आपने देखा है, साथियों ने बताया है। लेकिन यह सामान्य किस्म का राजकीय दमन नहीं है जो मोदी शाह के शासनकाल में आरएसएस के इशारों पर फासिस्ट आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारों पर चलने वाली भाजपा के शासनकाल में देश में चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले देश में जनता पर दमन नहीं हुआ है। हमारी पार्टी जिस क्रांतिकारी विरासत का प्रतिनिधित्व करती है, लगभग 100 वर्षों के अपने इतिहास में अगर हम 1920 के दशक से भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत मान लें और आज 2024 है, 1925 से 24 या अगर उसके पहले भी मान लें तो 100 वर्षों का हमारा इतिहास है। और उस इतिहास की कुछ बारीकियों को मैं कहना चाहता हूं, वह इस देश का सबसे क्रांतिकारी इतिहास है। मजदूरों, किसानों के संघर्षों का इतिहास है। जो कम्युनिस्ट पार्टी 20 के दशक में बनी, तेलंगाना का महान किसान संघर्ष उसने किया, जिसमें 3000 गांव मुक्त हो गया था। और उस महान किसान संघर्ष को भाजपा की सरकार ने और जनसंघ की सरकार ने नहीं कुचला था, नेहरू और पटेल की सरकार ने कुचला था। जो नेवी विद्रोह हुआ और उसमें कम्युनिस्टों की महान भूमिका थी, उसको
नेहरू और पटेल की सरकार ने कुचलने का काम किया और तेरहागा का वह महान आंदोलन, पुनपड़ा वाले का आंदोलन और नक्सलवादी का महान किसान विद्रोह, उसको जिस कमन का शिकार होना पड़ा, जिस ढंग से नक्सलवादी के उस महान संघर्ष में 5 से 10,000 लोगों का कत्लेआम किया गया, 40 से 50,000 लोगों को 5 से 10 वर्षों तक जेल के सीखों में बंद करके रखा गया। वो कांग्रेस के शासन में ही हुआ था। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी और इमरजेंसी जिसमें पूरे देश को जेल खानों में बदल दिया गया था, वह कांग्रेस के शासन में ही हुआ था। इसलिए दोस्तों, एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी के रूप में जब हम वर्तमान के बारे में बोलते हैं तो हम अतीत का भी ख्याल रखते हैं और भविष्य का भी ख्याल रखते हैं। आज निश्चित तौर पर शासक वर्गों की पार्टियों में जो भाजपा की स्थिति है वो साधारण ढंग से दमन करने वाली स्थिति नहीं है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी थोपा, ब्यूरोक्रेसी की ताकत पर, नौकरशाही के ताकत पर। संजय ब्रिगेड बना था और उतनी ताकत नहीं बन पाई कि पैरेलल एक रिएक्शनरी मूवमेंट खड़ा कर सके। या आरएसएस और भाजपा का शासन का युग है, यह युग या यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी का काल नहीं है, यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह का काल है। और दोस्तों, इसमें जनता के आंदोलन को दबाने के लिए, मजदूरों किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए, हर न्यायपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए जनता ने लड़कर जो अधिकार हासिल किए, मजदूरों ने ये जो 44 श्रम कानून बने थे मजदूरों के पक्ष वाले, इसमें आजादी के लड़ाई के दौरान और आजादी के बाद, आजादी जो तथाकथित आजादी है वो मिलने के बाद मजदूरों ने, देश के मजदूरों ने, मेहनतकशों ने, सर्वहारा वर्ग ने काफी लड़ाइयां लड़ी हैं, काफी कुर्बानियां दी हैं, तब वो कानून बने थे। और एक झटके में उन श्रम पक्षी कानूनों को, मजदूर पक्षी कानूनों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस फासिस्ट भावना से लबरेज सरकार ने 4 श्रम संहिता में 4 लेबर कोड में बदल दिया, जो बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में। जब पूरे देश में बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट घरानों को जमीन दिया जा रहा था सरकार द्वारा, सेज के बड़े बड़े जिसमें हजारों एकड़ जमीन बड़े पूंजीपतियों को दिए जा रहे थे और उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हो रहा था। बंगाल में आप जानते हैं सिंगूर, नंदीग्राम और देश के बहुत सारे, एक जगह नहीं दर्जनों जगह शानदार लड़ाइयां लड़ी गई। तब 2013 में तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार को मजबूर होकर भूमि अधिग्रहण के बारे में एक कानून बनाना पड़ा। उस कानून बनाने में भाजपा शामिल थी, भाजपा की सहमति थी और वो था कि अगर कोई जमीन किसान का आप लेंगे तो ग्राम सभा की सहमति होगी और बाजार रेट से 4 गुना दाम देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 के मई में बनी, शायद 26 मई को शपथ ग्रहण लिया, दिसंबर में ही वो किसानों के खिलाफ ऑर्डिनेंस लाया। राज्यसभा में बहुमत नहीं था, 1 बार, 2 बार, 3 बार
ऑर्डिनेंस वो लाता रहा और पास नहीं पार्लियामेंट से हुआ। उसके बाद आप जानते हैं कि उसने क्या किया। वो जो 3 कृषि कानून, काला कृषि कानून, वो कृषि कानून जो कॉर्पोरेट के पक्ष में है, बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में है, साम्राज्यवादी सरमाएदारों के पक्ष में है, जो खेती को चौपट करने वाला है, किसानी को चौपट करने वाला है, वो कानून पार्लियामेंट से कानून बना के देश की जनता पर थोप दिया और उसकी छाती पर मूंग डालने का काम किया। यह है नरेंद्र मोदी की सरकार, उसकी हकीकत। आप जानते हैं 13 महीने तक देश के किसानों ने, शुरू हुआ पंजाब में, उसके पहले 3-4 महीना आंदोलन हुआ और दिल्ली में 26 नवंबर 2020 को जब 50,000 से लाख से 1.5 लाख किसान जम गए, उनको दिल्ली आने नहीं दिया। वो मांग रहे थे रामलीला मैदान में हमको आने दो, लेकिन नहीं, हम नहीं आने देंगे दिल्ली में। यह केंद्र सरकार की अवस्थिति थी, तब वो लोग बॉर्डर पर जम गए। पूरे देश में उस न्यायपूर्ण ऐतिहासिक अभूतपूर्व आंदोलन के पक्ष में पूरे देश के 500 किसान संगठन सड़कों पर उतरकर उसके आंदोलन के पक्ष में आवाज देने लगे और उस बड़ी लड़ाई, उस बड़े किसान आंदोलन, उस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की जो तपिश थी, उससे नरेंद्र मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा। और 21 के दिसंबर में, शायद वो 9 दिसंबर होगा, क्योंकि 18 नवंबर को उसने कहा कि हम समझौता करना चाहते हैं, लेकिन समझौता हुआ और उसने भारत के इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र की किसी पौराई हुई सरकार को, फासिस्ट मनोमिजाज वाली सरकार को संसद में कानून बनाकर उसको वापस लेना पड़ा। उस कानून को वापस लेना पड़ा, लेकिन इसके साथ उसने वादा किया था कि हम एमएसपी की कानूनी गारंटी करेंगे। किसानों के अनाजों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वाजिब मूल्य नहीं है, लाभकारी मूल्य तो एकदम नहीं है, वाजिब मूल्य भी नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार कूदते हुए देने की घोषणा करती है जन आंदोलन के दबाव में, उसकी भी कानूनी गारंटी करने के लिए वादा कर दिया, लिखित वादा, और वादा से मुकर गया। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। और उसके बाद आप सब जानते हैं, सूत्रवाक में ही बोलना पड़ेगा कि यह सरकार जो पूंजीवादी जनवादी संस्थाएं, जो बुर्जुआ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जो ऐतिहासिक कालक्रम में बनता है, क्योंकि जनता का दोहन करने के लिए, शोषण करने के लिए पूंजीपति वर्ग को, बड़े पूंजीपतियों को दिखावा करना पड़ता है, जनतंत्र का भंग करना पड़ता है, पाखंड करना पड़ता है। लेकिन हमारे महान शिक्षक, सर्वहारा वर्ग के महान नेता, विश्व सर्वहारा वर्ग के महान शिक्षक कॉमरेड कार्ल मार्क्स, जिनका आज संयोग से जन्मदिन भी है, 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। मुजफ्फरपुर जिला कमेटी हमारी पार्टी की इस मामले में खुशनसीब है कि उसने मार्क्स के जन्मदिन पर, एक और साथी ने इशारा किया था, यह आयोजन हो रहा है। उस कार्ल मार्क्स के जन्मदिन पर, जिसने दर्शन में, राजनीति में सबसे वैज्ञानिक विचारधारा को, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को, ऐतिहासिक धार्मिकवाद को, वैज्ञानिक समाजवाद को स्थापित किया, उसके जनक थे। उस कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है आज। दोस्तों,
हमारी पार्टी और हमारी जैसी पार्टी जो मार्क्स को, एंगल्स को, लेनिन को, स्टालिन को और माओ को विश्व सर्वहारा वर्ग का महान शिक्षक मानती है, जो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारा को अपना मार्ग निर्देशक सिद्धांत मानती है, वह सिर्फ चुनाव में किसको वोट दे नहीं वोट दे, अपने तात्कालिक जो कार्यभार है वहीं तक रुक नहीं जाती, उसको आगे बोलना होता है। नहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है जो अपने तात्कालिक कार्यभार को दूरगामी कार्यभार से नहीं जोड़ता है। मैं 2-3 बात कार्ल मार्क्स का कहना चाहूंगा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र से संक्षेप में सूत्रवाद में। पहला की शुरुआत ही होती है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की कि अभी तक आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास या समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इसलिए वर्ग संघर्ष से जहां विच्युति होती है और खूब होती है, और कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा फहराते हुए भी वो विच्युति होती है जब अम्बेडकर को मसीहा घोषित कर दिया जाता है। उस बुर्जुआ रिफॉर्मर को, वो पूंजीवादी विचारक को, जिनकी सामंतवाद के खिलाफ या जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए जो उनकी तीव्रता थी, क्योंकि उन्होंने जाति प्रथा के दंश को झेला था, वहाँ हम आदर करते हैं। लेकिन जो अम्बेडकर को, अगर कोई कम्युनिस्ट अम्बेडकर को आदर्श मानता है तो वो कम्युनिस्ट नहीं, इसलिए कि वो बुर्जुआ रिफॉर्मर बहुत सारे थे और उस इतिहास में समय नहीं है यहाँ, इसलिए यह लेकिन भूल कम्युनिस्ट पार्टियों से खूब होती है और इन दिनों तो खूब हो रही है और उससे दलित का वोट नहीं मिलता है। अगर क्रांतिकारी ढंग से अपनी बात जनता में पेश नहीं करेंगे तो वो जो पार्लियामेंट्री जो कैपिटलिज्म है, वो जो संसदीय बहुमत है, वो जो संसदीय अवसरवाद है, वो पार्टी को डुबा कर रखता है। दोस्तों, मैं कह रहा था कि किसी भी कम्युनिस्ट को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में, मार्क्स और एंगल्स ने कहा है कि यह जो पूंजीवादी जो सरकारें होती हैं वह पूंजीपति वर्ग का आज के तारीख में, अगर हम और उसको आज के परिस्थिति के अनुसार परिष्कृत करने के कर बोले भारत के संदर्भ में, लेकिन उन्होंने एक जनरलाइज कहा कि पूंजीपति वर्ग का जो एक प्रबंध कारणी कमेटी होती है, माने उसके हितों की रक्षा करने वाली कमेटी के सिवा कुछ नहीं है। और अंत में मार्क्स ने जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अंत में जो कहा, आमतौर पर अक्सर बहुत सारे कम्युनिस्ट